हेलो दोस्तों, मैं हंसराज कुमावत एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप ही के प्यार और स्नेह की वजह से मैं आपके लिए नर्सिंग वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचा पा रहा हूं। इसके साथ ही आपको बता दूं फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर सीआरपीएफ के फॉर्म कैसे भरें, उसको एक वीडियो तैयार कर दीजिए। तो उसी की डिमांड पे हमने आज आपके लिए जो सीआरपीएफ का जो कैसे फॉर्म फिल करना है, कहाँ पे इसको भेजना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, डीडी कितने की बनवानी है, बहुत सारे ऐसे सवाल जो कि आपको फॉर्म के अंदर आपको बड़ी दिक्कत दे रही है, उन्हीं सब को मैं आपको इसमें सोल्व करवाऊंगा। फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो कि फ्रेंड्स आप यदि मिस कर देंगे तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जो आप यदि मिस कर देते तो आपका उस कंडीशन में फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। इसके साथ ही मैं आपको इसके अंदर ये भी बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आपको जो है आपका जो आप जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिए, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपने इसको एनवेलोप में डाल दिए। एनवेलोप में डालने एनवेलोप पे क्या क्या मेंशन करना है, इसके साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो डॉक्यूमेंट्स के अलावा ऐसी क्या चीज़ लगानी है जो इस फॉर्म के अंदर एक्स्ट्रा लगानी है। ठीक, तीसरी बात ये भी बताऊंगा फ्रेंड्स इसके अंदर कि आपको जो है ये कौन से एड्रेस पे सेंड करना है, ठीक अंदर बताऊंगा। तो आपको बिल्कुल भी वीडियो को मिस नहीं करना है, पूरा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको इसको फिल करना है। इसको देख करके आप पूरा फॉर्म बिल्कुल करेक्ट भरेंगे ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जैसे सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद हमें बेल आइकन दिखाई देगा, यानी घंटी का निशान दिखाई देगा। उसमें 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे आप उस पर प्रेस करेंगे उसमें ऑल, पर्सनलाइज और नन, तो आपको ऑल पे प्रेस करना है। फ्रेंड्स, आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस इसलिए करना है ताकि हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक नर्सिंग वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, इसके साथ ही फ्रेंड्स वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि जो सीआरपीएफ का फॉर्म भरने वाले हैं या फिर जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो अपना फॉर्म बिल्कुल करेक्ट भर सकें और उनका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ताकि आपको भी उसके लिए दुआ मिलेगी, क्योंकि किसी का भला करने से आपका भी भला होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। इसके अंदर यहाँ पे देख रहे हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे जो चीज़ लिखी हो, डिटेल ऑफ टू बी फिल्ड इन द ब्लॉक लेटर ओनली, यानी आपको जो है कैपिटल लेटर के अंदर ही फिल करना है। फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको नोट कर लो, आपको कैपिटल लेटर के अंदर फिल करना है। यदि कैपिटल लेटर के अंदर फिल नहीं करोगे तो हो सकता है रिजेक्ट कर दे। ठीक है, तो आपको कैपिटल लेटर के अंदर यानी ब्लॉक लेटर के अंदर आपको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो आपकी जो भी पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी पोस्ट का आप यहाँ पे जो है नाम मेंशन करेंगे। आपको ऐसे नहीं अपने मन से कुछ भी नहीं डाल देना, जो इसके अंदर जो इस पीडीएफ के अंदर जो दे रखा है सबसे ऊपर ही ऊपर वो उसके अंदर डालना है। जैसे कि आपका जो सब इंस्पेक्टर डालना है, फिर ब्रैकेट में स्टाफ नर्स के लिए देना है तो सब इंस्पेक्टर, फिर ब्रैकेट के लिए स्टाफ नर्स। तो जैसे कि पहले हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू पे आपको दिखा देता हूँ मैं। चलिए पीडीएफ के सबसे ऊपर ही ऊपर अपन चल लेते हैं। तो जैसे कि अपन देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये चीज़ें ही आपको मेंशन करनी है। जो भी आप पोस्ट के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके अंदर ये चीज़ नोट कर देनी है। जैसे आप स्टाफ नर्स के लिए भर रहे हैं तो आपको ये पूरा भरना है, और वो भी कैपिटल लेटर के अंदर। यहाँ पे साफ साफ लिखा हो, ब्लॉक लेटर के अंदर भरना है, सब इंस्पेक्टर, स्टाफ नर्स भरना है, और कोई अलग अलग पोस्ट के आदमी अलग अलग अपने हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, यहाँ पे बात करें एग्जामिनेशन सेंटर चॉइस। तो यहाँ पे आपको 2 एग्जामिनेशन सेंटर की चॉइस दी गई है, तो आप 2 एग्जामिनेशन सेंटर कोई भी भर सकते हैं। टोटल 9 एग्जामिनेशन सेंटर इसके अंदर दे रखे हैं, तो 9 में से कौन कौन सा है आप जो भी आपको भरना चाहे आप भर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से 9 सेंटर दे रखे हैं ताकि आपको भरने में ईजी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कौन से 9 एग्जामिनेशन सेंटर है जहाँ पर एग्ज़ाम होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एग्जामिनेशन सेंटर। तो यहाँ पे आपको जो 9 सेंटर है जहाँ पे आपको जो है आपका एग्ज़ाम होगा। तो इन 9 सेंटर में से कोई 2 जो आपके पास में हो, जो आपको जहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने में इजी हो, तो वो आप 9 में से कोई भी 2 चूज करके वहाँ पे फिल करना है। ठीक है, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर और पालीपुरम, ये सब 9 जो है टोटल एग्जामिनेशन सेंटर 9 है, उनमें से 2 आपको इस फॉर्म के अंदर फिल करना है।
तो ये आपने फिल कर दिया। उसके बाद में आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट, जो आपको मैंने बताया कि ब्लॉक लेटर के अंदर ही लिखना, सब कुछ ब्लॉक लेटर के अंदर ही फिल करनी है डिटेल। जैसे कि आपका जो नाम यदि रवि है तो आपको ऐसे ब्लॉक लेटर के अंदर आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे मेंशन करना है, ठीक है, बिल्कुल कैपिटल लेटर के अंदर ही लिखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपका जो फोटोग्राफ है, कलर फोटोग्राफ यहाँ पे चिपकाना है आपको। फादर का नेम, मदर का नेम, ये सब आपको कैपिटल लेटर के अंदर, पूरा फॉर्म में आपको कैपिटल लेटर के अंदर भरना है। यहाँ पे जो भी जेंडर है वो भर देंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, फ्रेंड्स मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल वैलिड हो, जो आपके पास हो, जो नंबर चालू हो वो इसके अंदर डालना। क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम के लिए जो कन्वेंस, जो एडमिट कार्ड के लिए यदि आपको ईमेल के द्वारा इन्फॉर्म किया जाए तो उस कंडीशन में आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने फ्रेंड्स की ईमेल आईडी डाल दी, फिर पता ही नहीं है कि कौन से ईमेल आईडी पे फॉर्म आएगा या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपको ईमेल आईडी वही डालनी है जो आपकी खुद की ईमेल आईडी हो और वैलिड हो। दूसरी फ्रेंड्स यहाँ पे कैटेगरी, तो जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ फिल कर देंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो भी आपकी कैटेगरी है, लेकिन भरना कैपिटल में ही है। रिलीजन आपका जो भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है आप यहाँ पे डाल देंगे। वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पे येस और नो डाल देंगे, ठीक है। यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो येस करेंगे और यदि नहीं है तो नो करेंगे। चाहे फिर आप PSU के अंदर काम कर रहे हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, आप यदि हैं तो येस और यदि नहीं है तो नो। इसके साथ आपको फ्रेंड्स बता दूं, आप जो है NOC ज़रूर ले लेना इससे, है ना। जहाँ आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको NOC लेनी होगी। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, जहाँ पे आप काम करें उसका नाम लिखेंगे। यदि आप एम्प्लॉयर नहीं है तो यहाँ पे डैश कर देंगे। मैरिटल स्टेटस, यदि मैरिड है तो मैरिड लिखेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड लिखेंगे। नेशनलिटी, जो भी आप यदि इंडियन है तो इंडियन भरेंगे, यदि अदर है तो अदर भरेंगे, नॉर्मली सब इंडियन ही होंगे। स्टेट, आपका जो भी स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरी है तो आप जो भी डोमिसाइल जहाँ के आप रहने वाले वो उस स्टेट का आप नाम लिख देंगे। नेम ऑफ द पर्टिकुलर एरिया ऑफ रीजन फॉर क्लेमिंग एक्सटेंडेड टाइम। यदि फ्रेंड्स इसके अंदर कुछ जो है, कुछ स्टेट ऐसे दिए गए हैं जिनके अंदर आपको जो, यदि आप अब जैसे कि आप ऐसे स्टेट के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे आपको जो है रिलैक्सेशन चाहिए, जैसे कि जिसके अंदर जो 4 सितंबर तक उन्होंने डेट दी गई, तो पहले वो देख लेता कि आपको ये 17 नंबर वाला पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंटों को कंफ्यूज कर रहा है, तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं ताकि सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारे प्रूफ के साथ ही बात करूँगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, कौन कौन से स्टेट के लिए इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है कि कितनी डेट तक आपका जो है फॉर्म पहुंचना चाहिए। वैसे नॉर्मल डेट जो है 31 अगस्त इसकी डेट दे रखी है। तो जहाँ पे मैं बता रहा था फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन रेस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन रिसीव्ड ओनली बाय द पोस्ट और स्पीड पोस्ट फॉर द कैंडिडेट रेजिडिंग इन द असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, लाहौर, स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड पांगी सब डिवीजन, चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड ऑफ लक्षद्वीप ऑफ अब्रोड। द लास्ट डेट ऑफ रिसीव एप्लीकेशन 4/9/2020। यानी फ्रेंड्स ये जो वाले जो स्टेट हैं, इन स्टेट के लिए लास्ट डेट 4 सितंबर है, बाकी सब के लिए 31 अगस्त है, ठीक है। तो आप यदि इन स्टेट के अंदर आते हैं तो उस वाले 17 नंबर वाले कॉलम को फिल करना है। देखते हैं 17 नंबर का कॉलम, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। हाँ, तो ये था अपना 17 नंबर जो कॉलम था, नेम ऑफ द पर्टिकुलर एरिया और रीजन फॉर क्लेमिंग एक्सटेंडेड टाइम। यदि आप एक्सटेंड टाइम चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप उन स्टेट के अंदर से, तो यहाँ पे आप फिल कर देंगे, ठीक है। हाइट इन सेंटीमीटर, आपकी जो हाइट है फ्रेंड्स यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, आपको सेंटीमीटर के अंदर ही लिखनी है। कोई ऐसा ना लिखे 5 फुट 6 इंच ना, बिल्कुल आपकी जो सेंटीमीटर के अंदर हाइट आपको नापनी है और हाइट बिल्कुल सेंटीमीटर के अंदर ही लिखनी है। चेस्ट नॉट अप्लीकेबल फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन यदि मेल कैंडिडेट है तो उनका कितना चेस्ट एक्सपांडेड हो रहा है, अनएक्सपांडेड कितना है और एक्सपांड कितना है, यानी सीना बिना फूले हुए कितना है और फुलाने के बाद कितना है, ये यहाँ पे फिल करेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट 20 नंबर पे। तो वेदर सीकिंग हाइट रिलैक्सेशन, तो आप यदि हाइट में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यस लिखेंगे, यदि नहीं चाहते तो नो लिखेंगे। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यदि यस तो यस, यदि नहीं चाहते हैं तो नो। अब फ्रेंड्स कौन सी कैटेगरी के अंदर कितने कितने साल का रिलैक्सेशन दे रखा है वो हम भी देख लेते हैं। सबसे ऊपर चल रहे हैं अपन, तो जो है कौन सी कैटेगरी के अंदर कितना कितना रिलैक्सेशन दे रखा है वो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, कैटेगरी एज रिलैक्सेशन अवेलेबल टू डिफरेंट कैटेगरीज फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन। तो एज रिलैक्सेशन के लिए जो दे रखा है फ्रेंड्स, अनरिजर्व जो EWS कैटेगरी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। SC के लिए 5 साल का है, ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का है, और जो एक्स सर्विसमैन है उसको 3 ईयर आफ्टर रिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज।
और जो ये थी ग्रुप बी की पोस्ट के बारे में, जो स्टाफ नर्स वाले पोस्ट इसी के अंदर आते हैं। जो ग्रुप सी की वाले हैं वो ये वाली हैं। तो अपन जो स्टाफ नर्स की बात करें तो स्टाफ नर्स के लिए आपको इस प्रकार का जो है एज रिलैक्सेशन है। यदि आपकी एज एक्स्ट्रा हो गई है और आप ओबीसी, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन के अंदर आते हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो इतने साल का मिलेगा। उस कंडीशन में आपको यस भरना है, और यदि आपको एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो आप वहाँ पे नो भरेंगे। ठीक। और फ्रेंड्स कौन कौन सी कैटेगरी को जो रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। जो चिल्ड्रन, और जो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं बिल्कुल, जो किल इन द राइट्स ऑफ 1984 इन गुजरात रिवॉर्ड्स ऑफ द 2002, यानी ये वाला जो रिलैक्सेशन है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जिनके डिपेंडेंट और जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स ऑफ द दोज हु आर किल्ड, यानी जो मारे गए थे राइट्स ऑफ 1984 और गुजरात राइट्स ऑफ 2002 के अंदर जो मारे गए थे उनको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। और इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं बिल्कुल। इसके साथ ही जो एसटी कैंडिडेट है उनके लिए जो हाइट और इसके अंदर रिलैक्सेशन दे रखा है, आप देख सकते हैं। एसटी और हिल्स एरिया की जो रिलैक्सेशन है वो इस प्रकार से है। तो उनको जो हाइट में आपको ये जैसा वीडियो को पॉज करके आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये वाली हाइट उनकी रहने वाली है। जो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और एससी और ओबीसी के लिए उनके लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर ये इनकी हाइट रहने वाली है। ये चेस्ट का हो गया है। और जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा एसटी और हिल्स के एरिया में, हिली एरिया में रहते हैं और जो एसटी कैंडिडेट यानी शेड्यूल ट्राइबर के हैं उनको आपको इस प्रकार से रिलैक्सेशन मिलेगा। ये है चेस्ट के रिलैक्सेशन। तो जो एसटी कैंडिडेट और जो हिली एरिया वाले उनको चेस्ट में इस प्रकार से रिलैक्सेशन मिलेगा। उनको 76/81 सेंटीमीटर मेल के लिए, 78/83 सेंटीमीटर मेल के लिए इसके अंदर ये वाले जो स्टेट के अंदर आते हैं, ये वाले स्टेट वाले को ये रिलैक्सेशन इसके अंदर मिलने वाला है। ठीक है। तो आप यदि आते हैं, आपको रिलैक्सेशन चाहिए और आपको उस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको यस भरना है, यदि नहीं आते तो नो भरेंगे। ठीक है। अपना 20 और 21 नंबर पॉइंट कंप्लीट हो गया है। और यदि ये वाले इसमें से यदि आपके जो डिपेंडेंट्स या फैमिली मेम्बर मारे गए तो आप येस और नो इसमें से भर देंगे, क्योंकि आपको एज रिलैक्सेशन इसके अंदर मिल जाएगा। वेदर एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो उस कंडीशन में आप यस भरेंगे। यदि आप यस भरते हैं और आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको ये बाकी ABC तीनों ऑप्शन भरने हैं कि आपकी कब ज्वाइनिंग है, डिस्चार्ज कब है, कितने से सर्विस हुई, कितनी लेंथ ऑफ सर्विस है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 23। तो यहाँ पे आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या क्या है। तो एजुकेशन स्टैंडर्ड का 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पासिंग। तो कौन से ईयर में आपने 10th की, कौन से में 12th किया, कौन से में ग्रेजुएशन किया, तो वहाँ यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे कौन से स्कूल से किया, कौन सी यूनिवर्सिटी, बोर्ड या काउंसिल जिससे भी किया आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट, जो आपका जो सर्टिफिकेट होता है फ्रेंड्स उसके ऊपर ही ऊपर आपका जो है सीरियल नंबर लिखा हुआ होता है। तो आप बिल्कुल चेक कर लीजिए अपने सर्टिफिकेट के अंदर, तो वो वाला सीरियल नंबर यहाँ पे डाल देना है। नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 24 है, यहाँ पे आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, यदि आपके पास जो एक्सपीरियंस है और टेक्निकल क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। जो भी ईयर ऑफ पासिंग कब आपने पास किया है वो सब, यदि एक्सपीरियंस है वो भी इसके अंदर फिल कर देंगे। यानी क्वालिफिकेशन का मतलब कि आपने क्या कर रखा है ना, वो सब इसमें डाल देंगे, GNM ANM जो भी हैं। और आपको एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस की भी डिटेल डाल देंगे। पोस्टल एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस, यानी ये आपका वो करेस्पॉन्डेंट एड्रेस का मतलब वो होता है जहाँ पे आपको जो है पोस्ट रिसीव करनी है, जहाँ पे ये पोस्ट पहुँचे वो वाला एड्रेस यहाँ पे करेस्पॉन्डेंट एड्रेस के अंदर आता है। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक भी हो सकता है। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट 27 के अंदर आधार कार्ड नंबर, ये ऑप्शनल है, आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये भर देना चाहिए। वेदर कन्वर्ट विद एनी क्रिमिनल, इसके अंदर आपको ज़्यादातर का नो ही होगा। डिटेल ऑफ फीस पेड, तो आपको कितने रुपए की फ़ीस पेड करनी है इफ़ एप्लीकेबल, यानी जो कैटेगरी से फीमेल के लिए फ़ीस नहीं है और भी कुछ कैटेगरी जिनके लिए फ़ीस अप्लाई नहीं है, तो वो कौन कौन सी कैटेगरी वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको जो है इंडियन पोस्टल ऑर्डर या जो बैंक ड्राफ्ट बनाएंगे उसका नंबर आता है। आप जो बैंक ड्राफ्ट जो देखते हैं तो उसके नीचे नीचे लिखा हुआ होता है, IPO का भी आपका नंबर होता है, तो वो आपको मिल जाएगा, है ना। जब आप DD बनवाएंगे या फिर इंडियन पोस्टल ऑर्डर बनाएंगे तो उस पर आपका लिखा हुआ था, तो वो वाला नंबर यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। कौन सी डेट को बनाया वो लिख देंगे, कितने रुपए का बनाया वो लिख देंगे, क्योंकि कुछ कैटेगरी के लिए 200 रुपये का, कुछ कैटेगरी के लिए 100 रुपये का, वो किस किस कैटेगरी के लिए कितने कितने का ऊपर जाके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में, तो किन किन कैटेगरी की कितनी कितनी फ़ीस होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व EWS और OBC कैटेगरी अप्लाइंग फॉर द रिक्रूट अबव पोस्ट शुड डिपॉजिट 200 रुपये।
यानी जो 200 रुपये की डीडी बनेगी उनकी, जो कैंडिडेट मेल कैंडिडेट है और जो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अंदर आते हैं उनके लिए 200 रुपये की डीडी बनेगी। ओनली फॉर ग्रुप बी, यानी जो स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है फ्रेंड्स वो ग्रुप बी के अंदर है, तो इसका मतलब आपका 200 रुपये की डीडी बनेगी। यदि स्टाफ नर्स के अलावा कोई कैंडिडेट है जो अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए 100 रुपये की डीडी बनेगी। ग्रुप सी के लिए 100 रुपये की और ग्रुप बी के लिए 200 रुपये की। तो स्टाफ नर्स जो है वो ग्रुप बी के अंदर आता है और उनके लिए जो डीडी बनेगी वो 200 रुपये की बनेगी। कौन कौन सी कैटेगरी को? अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ये 3 कैटेगरी के लिए। उनमें भी मेल कैंडिडेट, सिर्फ मेल कैंडिडेट, अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इनके लिए 200 रुपये की डीडी बनेगी। कौन से के लिए? ग्रुप बी, और स्टाफ नर्स ग्रुप बी के अंदर आता है। बाकी जो ग्रुप सी के अंदर पोस्ट आती है वो 100 रुपये की डीडी उनके अंदर बनेगी। ठीक है, तो ये अपनी डीडी बन गई। किस किस को छूट है वो भी देख लो इसके अंदर। जो एससी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट और जो फीमेल कैंडिडेट, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। बहुत ही खुशखबरी है उनके लिए। ये हो गया अपना फीस तक का हो गया सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्रेंड्स ये हो गया अपना फ़ीस वाला। यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर अनसाइन एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, यहाँ पे आपको साइन करना है। ठीक है, बिल्कुल आपको साइन करना है। साइन नहीं करेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका फादर नेम आ जाएगा, एज आ जाएगा, ईयर, रेजिडेंट ऑफ, आप कहाँ पे रह रहे हैं, उसका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब आप इसके अंदर फिल कर देंगे। यहाँ प्लेस, डेट, और यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर डाल देंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो वाला सर्टिफिकेट जो है, कुछ सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है कि सर कौन कौन सर्टिफिकेट लगाना है। तो बहुत फॉर्म सर्टिफिकेट जो डिफेंस के अंदर काम कर रहा है उसके लिए है। यदि कोई डिफेंस के अंदर काम कर रहा है तो उसको ये वाला लगाना होगा। इसके अंदर उसका नाम, रैंक, कौन सी रैंक, वो सब इसके अंदर फिल करना होगा विद सील। लेकिन जो किस किस के लिए, जैसे कि कोई एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन के लिए ये वाला है। यदि SC ST कैंडिडेट है उसके लिए ये वाला कास्ट सर्टिफिकेट उसको लगाना है। तो यदि उसके पास SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट यदि बना हुआ है ऑलरेडी तो वो चलेगा, यदि नहीं बना हुआ तो इस वाले फॉर्मेट के अंदर उसको बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम वगैरह सब आ जाएगा, उसको फिल हो जाएगा। यहाँ पे सिग्नेचर, डेजिग्नेशन जो भी है। ठीक है, तो आपका यदि बना हुआ है ऑलरेडी तो वो चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन सी अथॉरिटी जो है कास्ट सर्टिफिकेट इशू कर सकती है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ से आप कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स जो ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अदर बैकग्राउंड क्लास, तो उनके लिए जो है ये जो इसका फॉर्मेट है। तो आप जो है यदि आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है तो वो चल जाएगा, और यदि नहीं बना हुआ है तो आप बना लीजिए। ठीक है, ये है नॉन क्रीमी लेयर। यदि कोई ओबीसी कैंडिडेट है और वो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं उस कंडीशन में ये वाला फॉर्म फिल करना है उनको। ठीक है, ये लगाना है, नहीं लगाएंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये सिर्फ जो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर है उन्हीं के लिए है ना, सबको नहीं लगाना है। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू सबमिट द कैंडिडेट दोज हु इन अवेल रिलैक्सेशन हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट। फ्रेंड्स जो हाइट और जो चेस्ट मेजरमेंट के अंदर रिलैक्सेशन चाह रहे हैं ना, उसको ये फॉर्म भरना है उसको। ठीक है, इसके अंदर वही अपना नाम, कौन सा आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे ही बिलोंग टू कौन सी ट्राइबल एरिया के अंदर आप रहते हैं तो वो वाला यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और ये जो है सिग्नेचर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, तो ये जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके साइन हो जाएंगे, या फिर जो डिविजनल जो मजिस्ट्रेट है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है या तहसीलदार है, उनके यहाँ पे साइन हो जाएंगे। वो ही इसको इशू करेंगे यदि आप उस मतलब जो ये इसके अंदर आते हैं तो, है ना। आपको जो कुछ कैटेगरी से यहाँ दे रखा है ना, कौन सी ट्राइबल्स या वैसे बिलोंग करते हैं कौन कम्युनिटी के लिए, उनके लिए है ये ना। ये है फॉर्म और सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है उनके लिए है ये फॉर्म। ये है फ्रेंड्स फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू सबमिटेड द डिपार्टमेंट कैंडिडेट टू बी फिल्ड बाय द हेड ऑफ द ऑफिस। ये भी है जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट है उनके लिए है। ये फ्रेंड्स जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के अंदर आते हैं ना, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ इनकम एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है। जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है उनको ये वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा, या फिर यदि उनके पास ईडब्ल्यूएस वाला फॉर्म भरा हुआ है तो वो वाला भी लगा सकते हैं यदि बना हुआ है तो, नहीं तो इस वाले फॉर्मेट के अंदर उनको बनाना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी फॉर्म। आपने देखा कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। अब हम बात करेंगे जैसे कि आपने फॉर्म भर लिया, अब फॉर्म के साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं और कौन से नहीं लगाने हैं।
तो देखते हैं, सबसे पहले इसका जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ते हैं, इसके कौन कौन से इंस्ट्रक्शन, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ हाउ टू अप्लाई, आपको कैसे अप्लाई करना है। जो फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया कैसे फिल करना, आपने फॉर्म फिल कर लिया, ठीक है। यदि आपका फॉर्म यदि इनकम्प्लीट रहता है तो उस कंडीशन में आप रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए आपने फॉर्म बिल्कुल करेक्ट भरना है आपको, ठीक। आपको जो मैं बता रहा था कि आपको जो DD 200 रुपये की बनेगी स्टाफ नर्स के लिए, तो जो स्टाफ नर्स के लिए जो बनेगी वो किसके नाम से बनाना है, तो आप या तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर बना सकते हैं या फिर बैंक ड्राफ्ट बना सकते हैं, कोई भी एक बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है किसके नाम पे जो है इंडियन पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट बनाना है, तो आपको बनाना है इन फेवर ऑफ DIGP, यहाँ से आपको बनाना है DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ये वाला जो है उसके अंदर इसके नाम से इन फेवर ऑफ DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल और पेबल एट SBI बगरेसिया। तो यहाँ पे आपको पेबल जो आप ड्राफ्ट बनाने जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि पेबल, तो वहाँ पे लिखना होता है आपको SBI बगरेसिया, ठीक है। ये तो आप जब बैंक वाले को दिखा देंगे तो वो भी देख के भी बना देगा, है ना। तो ये आपको पोस्टल ऑर्डर जो DD के अंदर मेंशन करवाना है, तो ये DD के अंदर आप इसके फेवर के अंदर बना देंगे, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके साथ आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको क्या क्या लगाना है। तो मैंने आपको बताया, यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं फ्रेंड, बिल्कुल क्लियर आउट लिखा हुआ है ना। फिल एप्लीकेशन, आपने फॉर्म तो फिल कर ही दिया, विथ फोटोकॉपीज ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपका 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आपके जो GNM, आप जो नर्सिंग के सर्टिफिकेट्स है, आपकी मार्कशीट है, डिप्लोमा या डिग्री जो भी है, तो वो आपको लगाना है। इसके साथ ही आपको एक्स्ट्रा क्या लगाना वो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, यानी जो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हो, जो कलर फोटोग्राफ हो, वो आपको लगानी है। एंड एनवेलोप, एक एनवेलोप ही, आप एक नहीं 2 एनवेलोप उसके अंदर डाल देना, क्योंकि ज़्यादा डालने से आपको नुकसान नहीं है, लेकिन कम डालने से नुकसान हो सकता है। तो 2 एनवेलोप आप डाल देना, इसमें मेंशन नहीं है कि कितना डालना, लेकिन आप 2 डाल देना। एनवेलोप मेंशनिंग द करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, एंड जो एनवेलोप डाल देना और उस पर मेंशन कर देना करेस्पॉन्डेंट एड्रेस, यानी आपको कहाँ पे आपका जो कोई पोस्टल आती है तो आपको पहुँच जाए। एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट विथ रिक्वेस्ट स्टैम्प शुड बी मेल और डिपॉजिटेड, यानी उसके अंदर जो स्टैम्प नहीं होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा विथ रिक्वेस्ट, यानी जो नेसेसरी जो स्टैम्प होती है जो कि उसके अंदर आपको डाल देनी है। यानी आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एनवेलोप करेस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल देना है, विथ रिक्वेस्ट स्टैम्प शुड बी मेल और डिपॉजिटेड, है ना। तो उसके अंदर आपको जो डाक टिकट जिसको बोलते हैं अपन, जो डाक टिकट, तो जो आप जब पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ से उसको पूछ लेना है कि जो है मतलब जहाँ पे आप अभी मेल करेंगे, जो यहाँ पे मेल करने वाले, तो वहाँ से जो वापस आने में कितनी टिकट लगेगी, तो वो आपको बता देगा। तो उतनी वाली जो टिकट है वो करेस्पॉन्डेंट एड्रेस वहाँ के साथ में आप लगा सकते हैं या फिर उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आपको करना 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ सारे डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे जैसा कि एनवेलोप, तो आप 2 एनवेलोप डाल देना, करेस्पॉन्डेंट एड्रेस लिखना है आपको, विथ रिक्वेस्टिंग स्टैम्प, जो भी नेसेसरी स्टैम्प है, जो डाक टिकट होती है ना, वो वाली स्टैम्प आपको डाल देनी है, ठीक है। एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड इन केस ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ फोटोग्राफ, यदि आपने फोटोग्राफ नहीं डाली तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है ना। नेम ऑफ एग्जामिनेशन, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामिलिट्री स्टाफ एग्जामिनेशन 2000 शुड बी रिटन ऑन द टॉप ऑफ एनवेलोप बिफोर डिस्पैचिंग इट। और फ्रेंड्स आपका जो एनवेलोप, जैसे कि आपने फॉर्म सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका जो एप्लीकेशन वो आपने फिल किया, वो 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और जो स्टैम्प आपने, और जो एनवेलोप डाल करके जो आप एक एनवेलोप के अंदर डालेंगे। एनवेलोप के अंदर डालने के बाद जो आपका जो एनवेलोप है, उस एनवेलोप पे क्या क्या, जैसे कि ये एनवेलोप है ना, तो ये एनवेलोप है, तो आप यहाँ पे तो लिख दिए कि जैसे कि 2D, तो ये वाला जो एड्रेस है यहाँ पे DIGP ग्रुप सेंटर CRPF विलेज बगरसिया करके लिख दिया, ठीक, यहाँ पे लिख दिए। और यहाँ पे आपको जो है यहाँ लिख देना ऊपर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फॉर मेरा मेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020, ये आपको लिख देना है। इसके साथ ही आपको ये भी लिख देना पोस्ट अप्लाइड फॉर, है ना, तो कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आप मेंशन कर देना, क्योंकि आप ऐसे अंदर डाल दिए हैं लेकिन ऊपर भी लिख देना, तो उनको क्या फॉर्म की छटनी जब वो लोग करते हैं तो उनको ईजी हो जाता है कि कौन सी पोस्ट के लिए ये वाला फॉर्म है। तो आपको सब ऊपर क्या क्या लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ आपको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामिलिट्री एग्जामिनेशन 2020 सबसे ऊपर लिखना है, जो आपका एनवेलोप होगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको जैसे मैंने बताया कि ये वाला जो आपको जैसे लिखते हैं ना ऐसे नॉर्मली 2, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा DIGP ग्रुप सेंटर यहाँ पे, फिर आपको यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे आपने लिख दिया कि जो भी आपका जो जैसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे डाल लिख दिया, यहाँ पे आप नीचे लिख देना पोस्ट अप्लाइड फॉर, ठीक है।
और यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे, जो नॉर्मली आप एनवेलप पे लिखते हैं। खाली जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो यही है कि आपको ऊपर एग्जामिनेशन का नाम लिखना है और आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप ज़रूर लिख देना, क्योंकि उनको ईजी हो जाता है आपका जो है जो आप भेजेंगे लिफाफा वो उनको अलग अलग करने में, उस कंडीशन में आपको उनको हेल्प हो जाता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है द कैंडिडेट शुड क्लियरली मेंशन द पोस्ट ऑफ विच ही हैज़ अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एंड जो कौन से एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करे उसका पोस्ट का नाम आपको बिल्कुल मेंशन कर देना है। ठीक है, तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यही थी कि आपको ये वाला काम ऐसे करना है ना। तो आपको सब समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, आपको कैसा फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करने के बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। जिनके भी जो डाउट थे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं सर, तो मेरे हिसाब से सबकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। फिर भी यदि कोई क्वेरी बाकी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9024307738, और यदि PDF चाहिए तो भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो भी मैसेज कर सकते हैं, और आपको इसका PDF डायरेक्टली चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की ग्रुप की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है। इसके साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। BTSC की इन्फॉर्मेशन चाहिए उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, और भी बहुत सारी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन है जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप जाके देख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी मैंने आपको बताई। इसके साथ ही आप यदि कोई डाउट हो या आपको क्वेरी हो तो फ्रेंड्स इसमें एक नंबर दे रखा है, तो उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। देख लेते कौन सा नंबर है वो, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, इन केस ऑफ एनी क्वेरी कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट, ये हेल्पलाइन नंबर है। और फ्रेंड्स आपको जो है जो आपको आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आप जो भी है आप वो पैन कार्ड इन सेंटर फेलिंग विच वेरी सेल बी नॉट अलाउ इन द पीयर ऑफ द, ये एग्जामिनेशन की बात होगी। जब आपका एग्ज़ाम होगा तब आपको आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर ले जाना है। आप फॉर्म के साथ भी जो है अपना कोई भी आधार कार्ड या पैन कार्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है फ्रेंड्स, और एक बात और बता दूं यहाँ पे, फिजिकल एंड कैंडिडेट कैरियर आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए पोस्ट नहीं है, तो उनको ये फॉर्म भरना भी नहीं है। कास्ट वाला मैंने आपको बता दिया, जो भी आपकी कास्ट है वो सब आपको लिखना, उसके साथ जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगा देना है। ठीक है, तो आपको बहुत समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर ही सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको फॉर्म फिल करने में। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको बता दूं, जो आप इंडियन पोस्टल ऑर्डर या फिर जो बैंक ड्राफ्ट या जो DD बनाएंगे, तो जो उसकी जो कॉपी और जो रिसिप्ट है वो उसकी फ़ोटोकॉपी आप करवा के अपने पास में रखना, क्योंकि वो आपको आगे फ्यूचर के अंदर काम में आने वाली है, इसलिए उसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर करवा लेना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।